मैं ऐसे चाहता हूँ कि कभी भी है ना खुशी गाड़ी लेने तक ही नहीं होनी चाहिए, लेने के बाद भी कंटिन्यू वो खुशी होनी चाहिए। और उसका मात्र एक ही ऑप्शन है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। 2024 में अगर ये गाड़ी आपको लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। 28 या 29,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली हुई है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम ऐसे हुआ था ना, 2-2.5 साल में गाड़ी ये ओन कर रहा हूँ। अभी भी ये इस गाड़ी के इंजन का ऊपर के कास्टिंग का कलर निकल गया, कुछ लोगों का तो यहाँ का भी निकल जाता है, तो आपको उतनी भी एवरेज नहीं देगी ये गाड़ी। तो पकड़ के चलो 28-30 एक लॉन्ग रूट में पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा मत। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक चीज़ मुझे ऐसा लगा, जो पार्ट ज़रूरत से पहले ही ख़राब हो गया, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। राइड कर रहे हो तो मुझे ऐसे लगता है आपको कोई अलग से लाइट लगानी पड़ेगी ड्यूक के लिए, क्योंकि इतना अच्छा फोकस नहीं है। मैंने बहुत लॉन्ग राइड की हुई है, बट कभी भी मुझे फिजिकली थोड़ा भी इशू। परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना भाई, बहुत बेस्ट बाइक है। और रोड प्रेजेंट के लिए ये गाड़ी स्पेशली है, और परफॉर्मेंस के लिए ये दो चीज़। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑन रिकॉर्ड ब्लॉग्स। और मैं ऋषिकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ड्यूक 200 BS6 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू के बारे में, कि 2.5 ईयर में ये गाड़ी ओन कर रहा हूँ और इस गाड़ी को मैंने 25,000 किलोमीटर तक अभी तक चलाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का किलोमीटर भी दिखा देता हूँ। आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें बात करने वाले। तो 2024 में अगर ये गाड़ी आपको लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे गाड़ी के किलोमीटर कितने हो चुके हैं। 25 किलोमीटर आप देख सकते हो, 25,930 पकड़ सकते हो, मतलब 930। बट मेरी गाड़ी एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो 28 या 29,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली हुई है। क्योंकि पहले प्रॉब्लम ऐसे हुआ था ना, जब भी मैंने गाड़ी परचेज़ की थी वो टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल ओपन नहीं था। तो वो टाइम पे क्या हुआ था ना कि 1 महीने बाद मेरा इशू हो चुका था, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद मैं फटाक से राइड पे गया था, शिरडी वगैरह करके आया था। मेरा दोस्त था मेरे साथ एक। उसके बाद राइड वगैरह करके आने के बाद मेरे मीटर पर इशू ये हुआ ना कि मेरा ये जो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाली इंजन की ये वाली लाइट और ABS, ये दोनों लाइट है ना मेरी कंटिन्यूसली चालू होती थी। तो मैंने सर्विस सेंटर में मैंने दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे इशू आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जा ही नहीं रहा था, मतलब बहुत टाइम मैंने 2-3 दिन गए मेरे कि अभी चली जाएगी लाइट, बट ये इशू जा रहा ही नहीं था मीटर पे, और लिख के भी आ रहा था कि ABS फेल करके। मेरा मीटर वाला जो इशू था ना वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मैंने सर्विस सेंटर में काफ़ी बार मैंने मेरी गाड़ी दिखाई, तो उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन यानी कि 2-3 दिन वो मीटर का इशू देखने के लिए गाड़ी रखी थी KTM सर्विस के अंदर। और मैंने क्या किया, लोकल मेरे दोस्त भी है बहुत जो यामा सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं, मेरा खुद भाई भी मैकेनिक ही है, तो उनको दिखा दिया। तो वो इशू है, वो पता चला था कि भाई ये गाड़ी का इशू है, मीटर का इशू है, एक्चुअल में गाड़ी का कुछ नहीं। क्योंकि ABS तो प्रॉपर वर्क हो रहा था, फेलियर यहाँ पे आ रहा है, तो ABS चलना चाहिए था। तो वो छोटा मोटा इशू था। तो मैंने सर्विस सेंटर में दिखा दी मेरी गाड़ी। सर्विस सेंटर में मैंने गाड़ी दिखाने के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन में 3-4 दिन मेरे गाड़ी चली गई थी, मुझे रखना पड़ रहा था गाड़ी वहाँ पे। तो बहुत सारे इशू होते। वो टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, थोड़ा बहुत उस एडवाइज़र से मैंने KTM सर्विस जहाँ पे मैंने गाड़ी ली थी उनके ही सर्विस सेंटर था। हो सकता तो मैं लोकल मैकेनिक, मेरा भाई वगैरह कोई ना कोई तो ये इशू सॉल्व कर देता। बट हम लोग ने सोचा गाड़ी अगर वारंटी में है तो बाहर दिखानी ही नहीं है, प्रॉपर वारंटी यानी कि सर्विस सेंटर में जाके इसका सारा इशू। तो वो टाइम पे बहुत मगजमारी हुई थी, बट ठीक है यार, सर्विस सेंटर में हो चुका, मुझे चेंज करके दे दिया। वो लोग ट्राई कर रहे थे कि ये वाला मीटर रिपेयर कैसे होगा, यानी कि मतलब चेक कर रहे थे सारी वायरिंग वगैरह। तो बहुत दिन उसमें चले गए थे, बट एट दी एंड रिजल्ट ऐसा था कि उन्होंने मुझे मीटर चेंज करके दिया। तो वो वाला मीटर मेरा लगभग 2500 किलोमीटर डन हुए थे, मतलब उससे भी थोड़ा ज़्यादा, बट एक पकड़ सकते हो 2500। तो वो अगर इसमें इंक्लूड करें तो मेरी गाड़ी कम से कम अभी 28,000 किलोमीटर तक तो डन हो चुकी है। अभी मैं स्टार्टिंग वाला आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब से ये गाड़ी ली है तभी से लेके अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं पहले की भी बातें कर रहा हूँ, जो भी मैंने गाड़ी परचेस करने के बाद जो फेस की हुई है। ड्यूक 200 BS6 के बारे में अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं कहूँगा ना तो ड्यूक 200 BS6 एकदम परफेक्ट बाइक है परफॉर्मेंस के लिए। सिटी में मुंबई में आपको परफॉर्मेंस थोड़ा भी लो नहीं दिखेगा, बट अगर आप माइलेज वाले व्यक्ति हो तो ड्यूक 200 BS6 मत लेना गाइज। मैं बता रहा हूँ कि जब भी मैं बड़ी बड़ी राइड करता हूँ ना तो पेट्रोल पंप के लिए पहला नंबर मेरा लगता है गाइज। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। फ्यूल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 13 लीटर ही है, ठीक है। उसमें भी रिजर्व चले जाता है 2.5-3 लीटर, तो आपका रिजर्व में ही चला जाए तो बट 300 भी नहीं चलती है, क्योंकि लगेज होता है, आप भगाते हो गाड़ी, परफॉर्मेंस है, तो आपको उतनी भी एवरेज नहीं देगी ये गाड़ी। तो पकड़ के चलो 28-30 एक लॉन्ग रूट में पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा मत। लॉन्ग रूट में यही दिक्कत है कि आपको इसकी टंकी फटाफट फुल करनी पड़ेगी, ये इसका इशू है। तो बोलते हैं कि ड्यूक 200
BS6 हीट ज़्यादा होती है। बट गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूक 200 BS6 के इंजन में ना मतलब 200 सेगमेंट की गाड़ी है, बट इसका इंजन आपको 24.70-80 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। तो उस हिसाब से गाड़ी का जल्दी हीट होना तो बनता है, मैं मानता हूँ। अदर बाइक की अगर बात करें तो उसका रेडिएटर इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, बट इसका जल्दी स्टार्ट होता है। बट क्या करेंगे, क्योंकि BHP भी उतना ज़्यादा दिया है, क्योंकि इनिशियल पिकअप के लिए ये गाड़ी जानी जाती है। मतलब इनिशियल पिकअप मतलब परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करूँ ना तो ये गाड़ी परफेक्ट है। तो उस हिसाब से गाड़ी थोड़ा हीट होती है, ना नहीं है, बट रेडिएटर उसे कूल रखता है, कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसा कभी टाइम नहीं आया कि गाड़ी बंद गिर चुकी है, ऐसा कभी टाइम नहीं आया। हीट होती है बट रेडिएटर कूल कर देता है इसे। और एक चीज़ मैं आपको छोटी सी कहना चाहूँगा एज एक इंजन के ऊपर, आप देख सकते हो ये वाला जो देखो ये कलर निकला हुआ है, मतलब इसकी कास्टिंग के ऊपर का कलर थोड़ा निकल गया। 2-2.5 साल में गाड़ी ये ओन कर रहा हूँ, अभी भी ये इस गाड़ी के इंजन का ऊपर के कास्टिंग का कलर निकल गया। कुछ लोगों का तो यहाँ का भी निकल जाता है, तो ये थोड़ा सा मतलब है इशू इस गाड़ी के इंजन के बारे में। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ आपको। मतलब मैं आपको एक चीज़ कहूँ ना कि गाड़ी लेके ऐसे मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं की है। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, परफॉर्मेंस में मैं इतना सेटिस्फाई हूँ, इतना कि पूछो मत। मतलब इसका मतलब मैंने एक दिन में 700 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप राइड की है, बट कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसका इंजन थक रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, बट कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा। बट इसका इंजन परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करूँ ना, बहुत अच्छा है और मैं बहुत सेटिस्फाई। मुझे ऐसे लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट वर्थ है। देखो छोटी मोटी बातें हैं कि बात करोगे तो इसकी कॉस्टिंग है जो 200 के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है वगैरह वगैरह वगैरह, बट ठीक है, जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस है वर्थ इट है, मुझे ऐसे लगता है। उसके बाद अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करो ना, मेरे से गाड़ी बहुत टाइम ऐसे मतलब बोल सकते हो 3-4 बार ऐसे गिरी हुई है, बट कभी भी ये पैनल को कोई इशू नहीं आया है और ना ही कभी हैंडल या लीवर गिरा हुआ है। मेरा तो मैंने ये आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। बट एक बता रहा हूँ क्योंकि वैसा कि भाई कोई भी चीज़ फटाक से टूटी हो तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मतलब अच्छी है, कोई दिक्कत तो अभी तक तो मुझे नहीं आई है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर आप ज़्यादातर ड्यूक में देखोगे कि ये जो टेल लाइट है ये सारे लोग लगा देते हैं। कब पता है क्यों? क्योंकि है ना इसकी जो टेल लाइट होती है जो पीछे वाली, वो उसकी वजह से ये जो साइड लाइट इंडिकेटर से वो टूट जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे ड्यूक वाले जो ऐसे आफ्टर मार्केट वाली ये टेल लाइट ही लगा देते हैं, उसका ये एक इशू है। बात करें इसकी एग्जॉस्ट नोट के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो सेम है यार, कि इसका एग्जॉस्ट थोड़ा मतलब एज़ कम्पेयर टू BS4 में जो आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से साउंड है। ड्यूक का सिग्नेचर साउंड बोल सकते हो उसे। तो वो सिग्नेचर साउंड मतलब जो ड्यूक मतलब कहीं पीछे से भी अगर गाड़ी आती है ना ड्यूक, तो पता चल जाता है कि भाई ड्यूक आ रही है, तो उससे सिग्नेचर साउंड आप बोल सकते हो। हालांकि देखो अभी वो उसमें क्या ही कर सकते हैं, अभी नहीं है तो, बट ये छोटी मोटी चीज़ें पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर हम लोग आते हैं इस गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में अगर बात करूँ ना, कि ऐसी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने इससे बहुत सारे अलग अलग रोड कंडीशन में गाड़ी चलाई हुए, ऑफ रोड में वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेंटेनेंस वैसे तो मुझे इसका कोई बड़ा वाला आया नहीं है अभी तक, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक चीज़ मुझे ऐसा लगा जो पार्ट ज़रूरत से पहले ही ख़राब हो गया, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाला जो मोनो शॉक ऑफ जो मेरा जो ओरिजिनल था ना कंपनी का, ये मेरा ख़राब हुआ था लद्दाख राइड में। ये नीचे से पूरा लीक हुआ था, तो उसके बाद मैंने ये वाला मैंने ओरिजिनली लगाया। ये मेरे को कॉस्टिंग अराउंड 6000 तक आया था, ओरिजिनल KTM का ही है, सर्विस सेंटर से ही मैंने लिया था। तो ये वाला मैंने फिर से लगा दिया। तो ये वाला मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़रूरत से पहले ये वाला पार्ट मेरा ख़राब हुआ था, क्योंकि बाकी गाड़ी भी जो थी लद्दाख राइड कर रही थी, बट मैंने थोड़ा रफली इसे यूज़ किया हुआ था लद्दाख राइड में। ऑफ रोड में मतलब भगा रहा था, ऊपर से पिलियन था, लगेज था, सारा वेट था इसके ऊपर, और ये जल्दी ख़राब हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मोनो शॉक ऑब्जर्व कम से कम 5-6 साल तो किसी का ख़राब नहीं होता, बट ये मेरा हो चुका था 1-1.5 साल में। मतलब लद्दाख में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऑफ रोड और रफली गाड़ी चलाया था ऑफ रोड में मैंने, तो ये वाला एक बड़ा मेंटेनेंस मेरा आया था, जो ऐसे लग रहा है मुझे ये पार्ट जल्दी ख़राब हुआ। बाकी अगर इस गाड़ी में मुझे अभी तक कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं आया। तो मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादातर बोलते हैं कि KTM महंगी है, बाकी अलग अलग जो गाड़ी है कंपनी वाली जो 200 सेगमेंट के आसपास आती है या 200 में, तो उनकी सर्विसिंग 2000 तक हो जाती है, बट इसकी थोड़ी महंगी हो जाती है, मतलब 3000 तक। बट मुझे ऐसे लगता है परफॉर्मेंस और गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है उस हिसाब से तो मुझे ऐसे लगता है कि 3000 कोई बड़ी बात नहीं है। मोटुल का जो ऑयल आता है वो 1.5 लीटर कुछ फुल्ली सिंथेटिक ऑयल आता है मोटुल का, वही 1400 का आता है। उसके बाद 3 फिल्टर आते हैं, ऑयल, एयर एंड फ्यूल फिल्टर। ये तीनों फिल्टर पकड़ के 2000 तक हो जाता है। फिर जो लेबर होता है सर्विसिंग का वो कुछ 500-600 रुपया हो जाता है, और
चेन लूप करोगे आप तो उसका कुछ 300-400 रुपया ले लेते हैं। मतलब अराउंड आप पकड़ सकते हो 3000 तक आपका मेंटेनेंस आ जाता है। बेसिक सर्विस की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें डिस्क पैड या कोई क्लच वायर अगर आप उसमें ऐड करोगे तो उसका लेबर सारी चीज़ें अलग है। तो ये बेसिक सर्विसिंग की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये अभी हम बात करेंगे हेडलाइट के बारे में, क्योंकि है ना मुझे ऐसे लगता है अगर आप सिटी राइड करोगे ना तो आप इस हेडलाइट के ऊपर गाड़ी चला लोगे, बट अगर आप लॉन्ग रूट कर रहे हो, लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो मुझे ऐसे लगता है आपको कोई अलग से लाइट लगानी पड़ेगी ड्यूक के लिए, क्योंकि इतना अच्छा फोकस नहीं है। बट हाँ कि राइड के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग आप जब भी सुबह जल्दी निकलते हो तो वो टाइम पे विजिबिलिटी कम होती है, तो उस टाइम पे ज़्यादातर ज़रूरत होती है। तो फिलहाल लगाई थी इस पर जुगाड़ करके, बट अभी फिर से मैंने थोड़ा निकाल दिया। और एक्स्ट्रा फॉग लैम्प लगाने पड़ेंगे आपको आफ्टर मार्केट, क्योंकि हेडलाइट इतनी अच्छी नहीं है लॉन्ग रूट के लिए रात में। बाकी अगर मैं इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में अगर बात करूँ ना तो लॉन्ग रूट के लिए ये गाड़ी मुझे बेस्ट लगती है। वो एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर पसंद नहीं है, जैसे कि R15 वाला KTM RC 200, तो इसलिए मैंने ड्यूक परचेज़ की थी। मैंने बहुत लॉन्ग राइड की हुई है, बट कभी भी मुझे फिजिकली थोड़ा भी इशू नहीं हुआ है, जैसे कि हाथ पेन हो गए या बैक पेन हो रहा है, ऐसा कोई इशू फिजिकली मुझे कभी नहीं आया लॉन्ग रूट पर। थोड़ा सा बस इशू अगर मैं कहना चाहूँगा लॉन्ग रूट के लिए तो वो है सीट के लिए। अगर आप भाई साहब कुछ करना चाहोगे तो करना ज़रूर, क्योंकि सीट बहुत इसकी हार्डनेस है। पीछे वाली तो पिलियन करना ही आपको, आगे तो चलो कैसे तो चला लोगे, बट मेरे ख्याल से दोनों जगह होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सेम ही है। बट क्या होता है कि जो राइडर गाड़ी चलाता है उसके लिए थोड़ा टैंक सपोर्ट होता है, पीछे वाले के पास सपोर्ट नहीं होता है, तो वो बार बार फिसल जाता है और उससे तकलीफ़ बहुत होती है यार बैठने के लिए। तो अगर सीट के बारे में अगर एक बात करूँ तो लॉन्ग रूट के लिए सीट का एक थोड़ा आपको कुशनिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। चेन पॉकेट की बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो चेन पॉकेट का एक इशू है ये कि आपको 500-600 किलोमीटर के बाद भाई साहब लूप और चेन टाइट भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लूप करोगे छोड़ दोगे, टाइट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि चेन इसकी लूज़ भी हो जाती है। ये मेरी अभी चेन पॉकेट मेरा नया है तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो थोड़ा मैंने लूप किया हुआ है वो है अभी तक। तो टाइम टू टाइम लूबिंग आपको करना पड़ेगा और चेन टाइट भी करना पड़ेगा। एक 700 किलोमीटर के बाद आपको ये लॉन्ग लाइफ चलाना है चेन पॉकेट, तो आपको ये फॉर्मूला यानी कि ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली फॉलो करनी पड़ेगी। चेन पॉकेट और टायर मैंने ये कम से कम मेरी गाड़ी के ना 25-26 हज़ार मैंने गाड़ी चलाई है। देखो अभी तो जब भी मेरे इस मीटर के यानी कि ये वाला जब भी मीटर था तो 23,000 हुआ था, तभी मैंने मेरे गाड़ी के टायर और चेन पॉकेट, मोनो शॉक ऑब्जर्व, कॉन्सेट, सारी चीज़ें मैंने काम करवा दिया था एक ही साथ में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप चलाना चाहोगे ना चेन पॉकेट, क्योंकि ये चेन पॉकेट की लाइफ ज़्यादातर 17,000 या मैक्स टू मैक्स आप खींच के 20,000 तक चला सकते हो। अगर चलाना है आपको 25,000 किलोमीटर तक या 24,000 किलोमीटर तक आपको ये जो चेन पॉकेट चलाना होगा, तो आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली इसे 500 या 600 किलोमीटर तक आपको इसको लूप और चेन टाइट करना पड़ेगा। और हो सके उतना ट्राई करना कि सिटी में पिकअप के साथ थोड़ा कम चलाए, मतलब जो खींचते हैं ना गाड़ी RPM टू RPM वैसे मत चलाना, थोड़ा नॉर्मली चलाना, क्योंकि ऐसा एक बता रहे हो कि सिटी में कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है भगाने की, थोड़ी ही गाड़ी वॉश करना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो मुझे ऐसे लग रही है कि आपको शेयर करना चाहिए। 2024 में ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना गाइस कि 2024 में काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हुए हैं ड्यूक 200 में, जैसे कि ABS पीछे वाला आप ऑफ कर सकते हो, मतलब थोड़े बहुत ऐड हुए हैं फीचर्स नए वाले मॉडल में। उसके बाद चेसी भी लाइट वेट कर दिए उन्हें, मतलब चेसी में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है उन्होंने। प्लस ड्यूक 200 जो नई वाली है उसमें भाई साहब जो LED दी है 390 वाली, भाई ख़तरनाक व्यू आता है यार, मतलब ख़तरनाक लुक लगता है उस बाइक का। जो इस बाइक में हेडलाइट नहीं है, इसमें हॉलोजन वाली है, उसमें LED दी है, अपडेट वाला वर्जन। तो ये फीचर जो बड़े हुए हैं उस बाइक में अपडेट किए हुए हैं, तो आप 2024 में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुंबई में इसकी प्राइस 2,30,000 तक इसकी कॉस्ट जाती है। आपको ये गाड़ी लेना है तो इसकी सीट हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इस गाड़ी की सीट हाइट कितनी है, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है बाइक की वो तो आपको अदर वीडियोज़ में हो जाएगी। बट ये आज ओनरशिप रिव्यू के बारे में था कि मैंने कौन से प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं अभी तक और कैसे मेंटेनेंस के लिए खर्चा है, कितना है, क्या है। तो छोटी मोटी टिप्स मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि रेगुलरली आप टायर में एयर भरना, कंटिन्यूसली हर वीक आप चेक करना टायर में प्रेशर, उससे माइलेज भी ड्रॉप होता है गाइज। मैं हर वीक यानी कि राइड के पहले तो करता ही हूँ, बट बल्कि रेगुलर वीक में भी मैं इसके टायर प्रेशर चेक करता हूँ। ज़रूर चेन लूप करना ज़रूर गाइज। सुबह सुबह जब भी आप कभी गाड़ी निकालोगे ना तो कोल्ड स्टार्ट ज़रूर करना। उसका रीज़न ऐसा है कि गाड़ी ठंडी भी होती है और एक साइड में होती है तो सारा ऑयल होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर लुब्रिकेशन हो जाएगा इंजन के अंदर, ऑयल जो होता है वो सारा प्रॉपर सर्कुलेट हो जाएगा इंजन के अंदर। 2 मिनट ज़्यादा नहीं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं
वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाड़ी के सेफ्टी के लिए। गाड़ी लॉन्ग लाइफ अगर चलानी है तो आपको। कि परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना भाई, बहुत बेस्ट बाइक है। और रोड प्रेजेंट के लिए ये गाड़ी स्पेशली है और परफॉर्मेंस के लिए, ये दो चीज़ के लिए ये गाड़ी बनाई गई है ड्यूक 200। मैं कहना एक चाहूँगा कि कभी भी बहुत सारे लोग पूछते रहते कौन सी गाड़ी लो, ये सवाल आप खुद को करो यार। कि मैं ऐसे चाहता हूँ कि कभी भी है ना खुशी गाड़ी लेने तक ही नहीं होनी चाहिए, लेने के बाद भी कंटिन्यू वो खुशी होनी चाहिए। और उसका मात्र एक ही ऑप्शन है कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। भाई लोगों का मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस मैटर करता है ना, नहीं आप वो सारी चीज़ें देखो, पहले ही देखो। बट मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी कभी भी ऐसी खरीदो जो आपको पसंद हो, फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि यार वो गाड़ी अच्छी लगी मुझे, यार ये गाड़ी अच्छी लगी। तो ये सारी बातें हैं। और ये सारी चीज़ें मैं जो आज वीडियो में मैंने बात की है, ये सारे मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सारी बातें मैंने आज इस वीडियो में कही। या कोई भी KTM ओनर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स करना कि मेरे से कोई अगर पॉइंट छूटा होगा, या आप लोगों को अगर आप लोगों ने कोई KTM के बारे में कोई मतलब आपका एक्सपीरियंस होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा ना तो कमेंट्स पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ चलो ये भी एक पॉइंट है। तो कमेंट्स करना हो सके तो गाइस इस वीडियो का एंड में यही कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी ज़रूर करना। बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।